कैसे हैं साथियों। वेलकम है आपका तक्षशिला फैमिली के अंदर। देखिए, हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग कंप्यूटर की जो 7 क्लासेस हैं वो हमारी हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 8 है, जिसमें आप और मैं सॉफ्टवेयर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कक्षाएँ आपकी आगामी यूके ट्रिपल एस सी या यूके पी एस सी कोई भी एग्ज़ाम उनका होगा तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इस कक्षा में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, यानी कि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक, साथ ही साथ जो पुरानी 7 क्लासेस हैं उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में जो आने वाली कक्षाएं हैं, कोई अपडेट है या कोई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। बाकी और भी कक्षाएं हैं, जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, पहली बात, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर के 2 हिस्से थे। एक हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करी थी, तो हमने कहा था कि वो इंटेंजिबल होता है, इसको छुआ नहीं जा सकता। इस तरीके से हमने जब बात करी थी स्टार्टिंग में, तो वही है कि सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का एक समूह है जो हार्डवेयर से कार्य करवाने हेतु दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो निर्देशों का एक समूह है। पूरे निर्देश उसके अंदर कंबाइन करके रखे गए हैं जो हम हार्डवेयर के लिए रखते हैं, और हार्डवेयर उसके थ्रू ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम आदमी को देखो, आप लोग अपने आप को देखो, जैसे हमारे मन में आया कि चलो हमें पानी पीना है, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आया कि पानी पीना है। तो अब पानी पीने के लिए आवश्यक है कि वो गिलास उठाया जाएगा, उसे पानी डाला जाएगा और फिर उसे मुंह तक ले जा करके उसको पिया जाएगा। तो यानी वो जो हार्डवेयर, आपका जो हैंड है वो हार्डवेयर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वो हार्डवेयर की तरह काम कर रहा है। आपके मन में सॉफ्टवेयर की तरह आया था कि मुझे पानी पीना है, हार्डवेयर ने काम किया और उस प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो सेम स्थिति यहीं पे है कि सॉफ्टवेयर एक तरीके से उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम डाल दिया, इंस्ट्रक्शंस डाल दिए, उसके थ्रू हार्डवेयर से काम कराने का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। तो यह एक निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर से कार्य करवाने हेतु दिया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि इसको छुआ नहीं जा सकता, और सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर और यूज़र इसके बीच एक संबंध स्थापित करता है। यानी कि एक जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जब तक बेकार ही है, अगर इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो यूज़र इससे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर वो सॉफ्टवेयर ही ना हो तो वो कंप्यूटर किसी काम का भी नहीं है। तो यानी कंप्यूटर और यूज़र के बीच में संबंध स्थापित करने का काम किसका है, वो भी सॉफ्टवेयर ही आपका करा रहा है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक एक की बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ से बचने वाला है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, अब एक समझ लीजिए बात को। जैसे आपके पास एक वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड जानते हैं आप, जिस पर लिखते हैं। तो जो वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड एक सिस्टम है। ठीक है, समझ में आई बात, जिसके ऊपर मैं मार्कर से लिख सकता हूँ। वो जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखने का काम, यानी कि वो जो मार्कर है वो मेरा एप्लीकेशन है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, यानी आप इस तरीके से समझिए कि ये जो कॉपी है, कॉपी एक बैकग्राउंड या एक प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करवाती है इस पर लिखने के लिए। तो ये प्रोवाइड करवाने के लिए बैकग्राउंड है जिसके ऊपर लिखा जा रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप ऐसा समझिएगा, आपके पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर वो जो एंड्रॉयड सिस्टम काम कर रहा है पीछे, जिसके ऊपर जो सारे के सारे जो ऐप आपने रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो बैकग्राउंड में चलता है, जिसके द्वारा पूरा कंप्यूटर या पूरा मोबाइल जो है वो आप लोगों का चल रहा है, उसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू पूरा सिस्टम चलता है। उसके ऊपर जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने जो एप्लीकेशंस रखे हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को कार्य क्षमता बढ़ाने का काम करता है, यानी कि इस पूरे कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, एक एक को डिटेल में बात करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो क्या, मैंने आपको बता दिया, जो एक ऐसा बैकग्राउंड जिस पर वो काम करता है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, मध्यस्थता करता है। बिल्कुल करता है। अगर आप देखोगे जैसे एक मोबाइल है, तो मोबाइल जो चल रहा है, अगर वो हम कहते हैं ना फोल्डर उड़ गया, आपने सुना होगा कि फोल्डर चला गया, इसका ख़राब हो गया है, तो वो जो फोल्डर है, या इसे कह लो, आपने कंप्यूटर में विंडो की बात करी होगी, विंडो चली गई, तो वो जो विंडो है, विंडो ही एक्चुअल में क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है।
समझ में आ गई बात आप लोगों को। उसके ऊपर जो आप लोगों ने VLC प्लेयर या इसके अलावा आपने MS वर्ड जो कुछ चलाई, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, यानी कि वो जो बैकग्राउंड में चलता है, तो अगर वो विंडो ही ना हो तो वो कंप्यूटर और वो जो यूज़र है वो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या कराता है, मध्यस्थता कराता है। जैसे विंडोज़, मैंने आपसे कहा ना विंडोज़, आपकी विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, यूनिक्स, लाइनक्स, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप, यानी वो जो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जो काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो हिस्से करे गए हैं बच्चे, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। पहली बात आई, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा विभिन्न साधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम है उसके अंदर जो काम चल रहे हैं वो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, काम किसका है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। जैसे हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो आपका हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके यूज़र के बीच में क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जाते हैं। यानी कि विंडो इसका एग्जाम्पल है, विंडो है बच्चों। MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, पेपर में आने वाली है, ध्यान रखना। विस्टा, XP, यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS जो आपका एप्पल वगैरह में चलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन जो आपका ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके एग्जांपल है। पहली बात क्या हुई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक हिस्सा क्या है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, उसको ऑपरेट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है बच्चे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, अभी तीनों की बात करेंगे। यानी कि इनका काम है, कंप्यूटर जो है बच्चे वो मशीन भाषा पे काम करता है। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की अपनी जो भाषा है वो बाइनरी भाषा है जिस पर कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई प्रोग्राम है वो किस पे लिखा जाता है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। तो जो प्रोग्राम उच्च लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि सोर्स कोड का मतलब क्या है, यानी कि वो प्रोग्राम जो किस पे लिखे जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखे जाते हैं, उनको सोर्स कोड कहते हैं। इसके अलावा इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से, ठीक है, यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाया, उसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, मशीनी भाषा में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ध्यान रखना उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यानी कि मैं आपको एक छोटी सी लाइन में समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यानी कि होता क्या है कि कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी है, लेकिन हर कोई बाइनरी नहीं समझ सकता, वो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हमने क्या किया कि कुछ भाषाएं बनाई, इसमें हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये लिखना आसान है, जिनमें कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखना आसान है, इसमें हमने लिखा। उसके बाद हमने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लिया और उसको बदल दिया किसमें, मशीनी भाषा में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटर हैं ये 3 हैं जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड, और जो मशीन लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट करने के बाद लिया उसे बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। बातें आई थिंक मेरी बात से क्लियर हो रहा होगा और आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ रहे भी होंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा देखो इकोनॉमी की क्लासेस बीच में रुकी हुई हैं, हिंदी की क्लासेस बीच में रुकी हुई हैं, उनको शुरू कर रहा हूँ, चिंता मत करिएगा। इकोनॉमी पढ़ानी है, ज्योग्राफी पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी है, उत्तराखंड पढ़ाना है, रीजनिंग पढ़ानी है, सब कुछ पढ़ाना है और सारी तैयारी करवानी है, बिल्कुल नो लोड, बस मेहनत करते चलिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। अब देखो इसमें पहला होता है बच्चे असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है, लो लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है उसको असेंबलर की सहायता से हम किस में बदलते हैं, मशीनी भाषा में बदलते हैं। पहली बात बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए, कोई भी प्रोग्राम लिखा उसको बदलना है किस में, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति है जो चाइनीज जानता है और आप जानते मान लिया हिंदी, तो उससे बात करने के लिए बीच में हमें एक ट्रांसलेटर बैठाना पड़ेगा जो आपकी बात हिंदी को समझ करके उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दे, है ना, जब भी तो उसे बात पता चलेगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। सेम स्थिति यहाँ पे, तो हमने प्रोग्राम लिखा किसी भी भाषा में,
बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका जिक्र आने वाले समय में करेंगे, आगे करेंगे, पूरी भाषाएं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे आपने लैंग्वेज सी सुनी होगा, C++ सुनी होगी, जावा सुनी होगी, ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लिस्प सुनी होगी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, ठीक है। उसमें लिखा हमने, लिखने के बाद ट्रांसलेटर लगाया और उसे कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि मान लिया कोई प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको मशीनी भाषा में अगर तब्दील करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, असेंबलर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे, असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, अगर मान लिया हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको कंपाइलर की मदद से हम किस में बदलते हैं, मशीनी भाषा में बदल लेते हैं, ठीक है। करते इंटरप्रेटर में भी सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। लेकिन कंपाइलर करता क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, जिसमें सभी गलतियां एक साथ बताता है। इसकी समस्या एक ही है कि मान लिया कि आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा कोई, अब ये क्या करेगा, एक साथ सारा कन्वर्ट कर देगा मशीनी भाषा में। बाई चांस इसमें मान लिया कि चौथी लाइन में कुछ गड़बड़ थी, ठीक है, तो यानी कि पूरा प्रोग्राम पहले चेक करता है, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। और समय ज़्यादा लगने की वजह से क्या करते हैं कि देखो प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब समय की ही सारी वैल्यू है भाई, अब समय ज़्यादा लगता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो कंपाइलर का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे ही प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है और उसके बाद आपको एरर बताता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, टाइमिंग कंजम्पशन ज़्यादा है। वही अगर ऐसा होता कि चौथी लाइन में एरर दिख होता तो चौथी में बोलता बता देता तो हम उसे सही कर देते, हो सकता है कि आगे जो एरर है उसकी वजह से वो सारे एरर सही हो जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। तो इसी के लिए बनाया गया है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम सेम है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीनी भाषा में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर की सहायता से मशीनी भाषा में चेंज करते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन परिवर्तित करता है, एक एक करके गलतियाँ बताता है, ध्यान रखना, एक एक करके गलतियाँ बताता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। अच्छा, इसमें दो बातें, अब देखो जैसे हमने बात करी कंपाइलर है, अगर हम कंपाइलर की बात करेंगे तो कंपाइलर ने क्या किया, एक लैंग्वेज इसके अंदर डाला, प्रोग्राम डाला और इस पर रन कराया, इसने चेक किया, उसके बाद चाहे आपके कंप्यूटर में कंपाइलर हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि भाई इंटरप्रेटर अगर आपने इस्तेमाल किया तो क्योंकि वो एक एक लाइन करके चेक करता है, तो उसका हमेशा हमेशा किसमें, मेमोरी में रहना आवश्यक होता है। ये सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में किसका मेमोरी में बने रहना हमेशा आवश्यक होता है, तो वो आपका क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का हमेशा मेमोरी में बने रहना आवश्यक होता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम की एक एक लाइन को चेक करता है, और जब एक एक लाइन को चेक करेगा तो वो बने रहना आवश्यक है, ठीक है। तो तीनों बातें इसमें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी अगर प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो उसमें दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। ध्यान से देखिए, पहले सिंटेक्स एरर क्या होता है। सिंटेक्स मतलब ग्रामटिकल प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियाँ होती हैं, यानी प्रोग्रामिंग करते हुए कोई व्याकरण की गलती हो गई तो उस एरर को बोलते हैं सिंटेक्स एरर, ठीक है। और सिंटेक्स एरर के लिए आप कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो क्या करेंगे, सिंटेक्स एरर को क्या कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। बात समझ में आई भाई। एरर को ही देखने के लिए हमारे पास कंपाइलर है और हमारे पास इंटरप्रेटर है, बस इसमें अंतर क्या है कि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को करता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। बात समझ में आई। और सिंटेक्स एरर को रिजोल्व करने का काम कौन कर सकता है, ये दोनों कर सकते हैं। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर आपका लॉजिक त्रुटि से संबंधित होता है, जिसको जो आप लिखते हैं ना, जो एरर जो प्रोग्राम लिखते हैं वो अपने लॉजिक से उसने कोई गलती कर दी तो इसलिए वो एरर यहाँ पे बनता है। तो दो प्रकार के एरर होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा होता है बच्चे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब ऐप, जो हम बोलते हैं ना मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो वही ऐप, पूरा नाम एप्लीकेशन है, बोलते शॉर्ट में ऐप है। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमने देखा, और यूज़र के बीच समन्वय स्थापित करने का काम एप्लीकेशन का है। यानी विंडो तो आपने इंस्टॉल कर ली, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब उसके अंदर अगर आपको कुछ करना है, जैसे मान लिया कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए। तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, वो एप्लीकेशन है, वो मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। या मुझे चाहिए कि भाई मैं तो मूवी देखना चाहता हूँ, तो मुझे कोई मीडिया प्लेयर चाहिए, VLC डाल सकता हूँ मैं, या अन्य कोई और भी होता है, MX प्लेयर टाइप होता है, वो डाल सकता हूँ, तो वहाँ काम करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्रामों का वह समूह जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर अलग होंगे, इसके अलावा आपके कोई फिल्म शूटिंग के सॉफ्टवेयर अलग होंगे, इसके अलावा आपके कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होंगे। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे
जैसे हमने यहाँ लिखा, देखो वर्ड पैड का काम है टेक्स्ट का, उसमें टेक्स्ट को बनाना, क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना है, कुछ भी आप कर सकते हो वर्ड पैड में कर सकते हो, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट निर्माण करने का काम इसका है। एक्सेल का काम बच्चे क्या है, गणना करने का है। आपको कोई कैलकुलेशन चाहिए तो आप एक्सेल के थ्रू उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे हम तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन का काम आता है। कैड का इस्तेमाल करते हैं, वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आता है। कैम का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आता है। आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हो, फोटोशॉप का कर सकते हो आप इस्तेमाल। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगली बात आती है बच्चे, वो आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने आपसे बताया, ये उस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर, देखो अभी हमने कहा कंप्यूटर काम करेगा, तो कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप मानिए, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति देखता है, नॉर्मल है, सबके पास है देखने की ताकत, आंखें जो होती हैं हमारे पास होती हैं। आपकी अगर आंखें वीक हो गई तो हम क्या करते हैं, तो आप एक चश्मा लगा लेते हो, है ना, स्पेक्स लगा लेते हो, जैसे मैं भी लगाता हूँ। तो वो स्पेक्स क्या करता है, वो चश्मा क्या करता है कि आपकी जो आई है, उस आई साइट को कोशिश की जाती है कि नॉर्मल कर दी जाए, ठीक है। यानी कि वो आपकी आई साइट को और बेहतर करने का काम करता है, यानी कि वो आपके लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है। क्या है वो, उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, उसे उपयोगिता बोलते हैं। वो आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक हो गई बात, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। वैसे ही ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हम गणना कर बात करेंगे अभी, जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, समझ में आई। जैसे एंटीवायरस है, जैसे आप एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में कोई डालते हैं, तो कंप्यूटर में अगर कोई ऐसा कोई वायरस है या ऐसा कोई चीज़ है जो उसे बेकार कर रहा है, उसे इफेक्ट कर रहा है, तो वो उसको भगाने का, उसको मारने का, उसको डिलीट करने का काम करता है। फाइल मैनेजर है, आपकी मेमोरी के प्रबंधन करता है। ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। स्कैनर होते हैं, स्कैन करते हैं। डिस्क होती हैं, फाइल होती हैं, डिस्क क्लीनअप होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा भरी जा रही है तो उसमें डिस्क क्लीनअप का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कंप्रेसिंग फाइल्स होती हैं आपके, और भी अन्य चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पेपर में सिलेबस का हिस्सा दिए गए हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, उनकी चर्चा क्या क्या हो सकती है, वो बातें करूँगा मैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हम इतनी बातें रख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो, जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। इसकी PDF चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतनी बातें रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। चैनल पर बने रहिए और खूब मेहनत करनी है दोस्तों। 2026 में मुझे सिलेक्शन चाहिए आप सभी का, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।